अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछले जुमेरात हमने एक लाइव प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम इस ज़िम्न में था कि हम हफ्तावार अपने जो मैट्रिक्स पेइंग मेंबर्स हैं उनके लिए हम एक वो तैयार करते हैं स्पेशल स्टोरी। स्टार्ट करने के लिए उस वीकली प्रोग्राम को हमने 7 अक्टूबर उसके असरात और जो प्रैक्टिकली मेरे ख़्याल में नई दुनिया उसने क्रिएट कर दी है। पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म-भरम हो गया। 9/11, इराक अफ़गानिस्तान की जंगें, 80s 90s के अंदर कुवैत वाली और वो इराक-ईरान वाली लड़ाई वो भी ना जो कर सकी। वो इतनी बड़ी जो एक आप कह लें कि वो इम्पैक्ट आने वाली चीज़ है वो 7 अक्टूबर और उसके बाद आने वाली दुनिया है। जिस तरह से आफ्टर 9/11 की एक वो कहते हैं ना कि ये प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के, ये प्रोटोकॉल एयरपोर्ट्स के, ये ट्रांसपोर्ट के और एक ग्लोबल पॉलिटिकल निज़ाम जो था अमेरिका का, उसी तरह 7 अक्टूबर के बाद भी एक नई दुनिया बनने जा रही है। इस ज़िम्न में हमने एक प्रोग्राम पूरा तैयार किया था, एक पीपीटी स्टाइल प्रेजेंटेशन थी, स्लाइड्स वाली और वीडियोज़ वाली। इस तरह के अच्छे प्रोग्राम्स हफ्तावार हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला जुमेरात के जुमेरात। उसमें से एक हिस्सा आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे। घर के अंदर आपके गैर मार्ती चार्जेस दाखिल हुए हुए हैं, आपकी बेटी, आपकी भांजी, आपकी बहन, वो सब चीजें भी होती हैं, बोली नहीं जाती, वो कहा नहीं जाता, लोग शर्माते हैं, लोग बताते नहीं है, आजी में आ जाते हैं। अब इस बैकड्रॉप में कोई जवाब रहता है जो ये बकवास करते हैं लोग। आपको पता है इस टाइम पे मुजम्मिल ने क्या वीडियो बनाई थी, मुझे अभी भी याद है कि पैलेस्टीनियंस हमेशा रमजान से पहले हमला करते हैं क्योंकि उनको ज़कात के पैसे चाहिए होते हैं, चंदे के भूखे हैं तुम्हारे। ये हमारे भाइयों के बारे में ये पाकिस्तान में बैठ के लोग बातें करते हैं और हम लोग बगैरतों की तरह देखते हैं। भाई इंजीनियर मिर्जा साहब मेंबर में बैठे कहते हैं मौलवी फिलिस्तीन के नाम पे चंदे खाते हैं। ये फिलिस्तीन के नाम पे चंदे खाते हैं? क्या साइंस के नाम पे चंदे हम उनको दें? क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन की कसम तुम्हें फिलिस्तीन आजाद कराना हमने, गजा में बाजियाबी करानी है, मसलक सा में नमाज पढ़नी है हमने। अमेरिका में चैरिटीज हैं जो फंड करती हैं गार सेटलमेंट को, क्रिश्चियन देते हैं पैसे, गोरे। ये कोई हजारों लोग नहीं है, ये लाखों नहीं, ये मिलियंस लोग हैं, मिलियंस मिलियंस। वो रोज 10-10 5-5 डॉलर देते हैं कि जाओ इनको घरों से निकालो, इनकी औरतों को रेप करो। केविन मार्टिन से मुलाकात हुई थी तुर्की में, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहाँ पे ये जाती है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंदर जहाँ यहूदी बसे हुए हैं। बुनियादी तौर पे ये गोरे भी ऑफ कैमरा जितने खुल के बात करते हैं ना, ये ऑन कैमरा नहीं करते। उसने कहा कि भाई मैं रिपोर्ट करूँ ना इतना तो इससे ज्यादा होता है। मिसाल तौर पे आपको पता लगा कि एक फैमिली के घर के अंदर आके, ये बड़ा कॉमन होता है, स्क्वाटिंग कहते हैं इसे। मैं फौजी हूँ और मेरी ड्यूटी लगी हुई है कि मैंने इस मोहल्ले का सर्वे करना है। मैं अपने यूनिट को लेके आऊंगा, मैं आपके घर का दरवाजा तोड़ूंगा रात को 12 बजे और आपके घर में आके बैठ जाऊंगा। आप इस तरह की एग्जिस्टेंस में नहीं जी सकते, आप लड़ते ही हो। जैसे कि आपने मुलाजा फरमाया, उसके अंदर हम काफ़ी खुल के गपशप करते हैं, खुल के बात करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ के बारे में, हिस्टोरिकल लिंक्स और रेफरेंसेस के साथ उनको हवाले दे के बात करते हैं, टाइमलाइन को मैच करते हैं और उसमें ऑब्वियसली मीडिया वॉच भी हमारा एक एलिमेंट होता है, बिकॉज हम मीडिया के लोग हैं तो हम मीडिया से मुतल्लिक ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं कि उस टाइम पे रिपोर्टिंग क्या हो रही थी। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी हिस्सा बन सकते हैं हर जुमेरात को। वैसे जुमे के जुमे हम पब्लिक सेशन भी करते हैं, बट वो स्टोरी ज़रा टेम होती है, ज़रा यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए फीजिबल होती है। अब आते हैं अपनी एक्चुअल लोकल ख़बरों के ऊपर। पाकिस्तान ने डेडली किस्म की एयर स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, कराची के खौफनाक हमले के बाद, जहाँ पे हमारे नौजवान और मासूम शहरी शहीद हुए थे। अहम उसके अंदर जो एलिमेंट है कि जो जमातुल अहरार जो पहले टीटीपी से अलग हुई थी और एक ज़माने में सुलह भी हुई थी टीटीपी के साथ, वो उसको साबित ये करना कि ये इसके सरगने जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान ने जो जनरली अपना फॉरेन पॉलिसी का मुकदमा बनाया है कि अफ़गानिस्तान से इस मामले को लीड किया जा रहा है, उसको साबित करने के लिए अब उनके पास एक सबूत भी आ गया कि उन्होंने लाइव जो है वो कुछ मिलिटेंट्स कैप्चर कर लिए, कुछ फाइटर्स कैप्चर कर लिए। और इस ज़िम्न में कि उसकी एक प्रोपेगेंडा या नैरेटिव वॉर जो होती है उसके अंदर पाकिस्तान के पास एक अपर हैंड आया है, जिसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, ख़ास तौर पे जो ईरान की सालिसी के बाद भी, तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर वो उस तरह से नेगेटिव रिपोर्टिंग पाकिस्तान की जवाबी एरियल स्ट्राइक की नहीं हुई कि भाई वो बहुत पाकिस्तान ने जुल्म या बर्बरियत कर दिया। ओवरऑल अगर आप मेरी पॉलिसी पोजीशन पे सवाल करेंगे तो मेरी ज़ाती राय है कि एयर स्ट्राइक्स और इस तरह की बॉर्डर इनकर्जन्स जो होती हैं वो रूट टू द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। रूट द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसका हल निकालना वो एक लंबी डिस्कशन है, एक सेपरेट टाइम के लिए। बट इस ज़मीन में ये ज़रूर कहूँगा कि एयर स्ट्राइक्स के बारे में जो तस्वर ये होता है कि ये एक एस्केलेशन ट्रैप का पहली सीढ़ी का कदम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकल पॉपुलेशन को झंडे के इर्द गिर्द, अपनी कौमी सेंट्रल पहचान के इर्द गिर्द खड़ा करती हैं। यानी एक नैरेटिव उनके अंदर बनाती है कि हाँ, पाकिस्तान हमारा वाकई में दुश्मन है, अफगानिस्तान की ज़मीन में मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो एसिमेट्री है पाकिस्तान की एरियल सुपीरियॉरिटी के अंदर बनस्बत अफगानिस्तान की, तो वो बड़े डीप रूटेड नेगेटिव सेंटिमेंट्स को परवाना देती है। प्लस रिक्रूटमेंट के एतबार से पूरे इसके मॉडल्स क्रिएट किए गए। जैसे रॉबर्ट सी पेप साहब ने इराक में होने वाली बमबारी के इवज़ एक मॉडल क्रिएट किया था, ग्लोबल सुइसाइड बॉम्बिंग का इंडेक्स, और उस इंडेक्स के अंदर उन्होंने मापा था कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इराक की अमेरिका की एरियल बमबारी कैंपेन्स के बदले में, उसके रद्द अमल में कितने ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर्स क्रिएट किए जाएंगे। और ये एक हकीकत है।
इसकी मैं किसी एक और मिसाल दे के कहता हूँ, आपको जो फलूजा शहर है जिस पे 3 बार ही अमेरिका ने ज़मीनी और आसमानी हमले किए थे और मुहासरा किया था, उस शहर की वो 3 आप समझे स्लॉटर्स की लेगेसी जो है वो आइसिस है। उसके 3 इस तरह बड़े मैसेकर्स के बाद वहाँ पे आइसिस ने जन्म लिया था। तो आप टीटीपी को भी अगर आप मैप करें या कोई भी आप बीएलए या बीवाईसी इस तरह की जमात को, बीवाईसी तो नहीं, खैर वो तो सिविल ऐसे राइट्स की जमात, सिविल वो तहरीक है, मुराद फाइटिंग जमात, बीआरए, बीएलए, टीटीपी वगैरह, तो उनके अंदर रुझान जो है वो एक्सट्रीम की तरफ ही जाते हैं जैसे जैसे आप एस्केलेशन करते हैं। तो बहरहाल ये मेरी ज़ाती राय है, मैं नहीं करता पाकिस्तान जो पॉलिसी परसू कर रहा है लॉन्ग टर्म, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की खातिर मैं प्योर सिनिकल रीजंस की वजह से अगर कहूँ, प्योर कोई नेशनलिस्टिक कोई रिलीजियस मोटिवेशन के बगैर, प्योर सिनिकल रीजंस के बगैर के साथ मैं अगर कहूँ, तो अफगानिस्तान के बगैर पाकिस्तान का चलना एंड वाइस वर्सा बड़ा मुश्किल है। बहुत ही इंटीग्रेटेड पॉपुलेशंस हैं, बॉर्डर प्रैक्टिकली जो है वो अनरियल है, और बहुत से इंटरनल पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मसाइल का हल जो है वो उसके बॉर्डर के अंदर छुपा हुआ है। बहरहाल इस ज़मन में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक और नेशन वाइड अरेस्ट ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स की कैंपेन लॉन्च की है जुलाई 10 से। इसके अंदर बड़ी एक अहम बात है, अब ये मिनिस्ट्री ने बल्तिस्तान गिलगित के लिए, एजेके के लिए, इस्लामाबाद, ये तमाम उसने एरियाज़ के अंदर कह दिया कि एक बड़ी मैसिव अरेस्ट होनी चाहिए अगर वैलिड वीज़ा ना हो। बिल्कुल ठीक है, हर हर दुनिया का मुल्क अपने इस तरह कानून को नाफिज करता है, लेकिन इस तरह के इंटीरियर के मिनिस्ट्री के जब हुक्म आते हैं तो ये प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए ज़्यादा होते हैं, ये दिखाने के लिए ज़्यादा है कि हम जो है अफगानों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक ओवरऑल हवा और सेंटिमेंट क्रिएट की जा रही है कौमियतों की, लिसानियतों की, और एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी क्रिएट कर रही कि अटैम्प्ट की जा रही है। कभी हम इंडस वैली बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। हकीकत ये बुनियादी तौर पे आप ये पाएंगे कि पाकिस्तानी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी आप 5,000 साल की बनाने की कोशिश करें तो उसमें से आपको 100-70 साल से ज़्यादा मिलेगा नहीं। हकीकत ये है कि पंजाबी आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगी, कश्मीरी आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगी। जब मैं एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करूँगा तो मैं कहूँगा यार पश्तून मेरी आइडेंटिटी, अगर मैं पश्तून हूँ मिसाल तौर पे, वो ज़्यादा गहरी, ज़्यादा डीप, उसकी कुछ लिसानी बुनियादें, कुछ तारीखी बुनियादें, ये मसनूई पाकिस्तानी आइडेंटिटी मुझे नहीं लुभाती। बार बार हम कहते हैं इस्लाम वाहिद बाइंडिंग फोर्स बन सकती है पाकिस्तान की, कोई सुनता नहीं है। लेकिन इस जीवन में उन्होंने बहुत ही फैसिनेटिंग बात किया, डेली इन्फोर्स रिपोर्टिंग की जानी चाहिए 11 जुलाई से। ये क्या है डेली इन्फोर्स रिपोर्टिंग? वो ये है कि रोज़ लाजिम है कि एफआईआर दर्ज होएं, अरेस्ट्स होएं, और वो रिपोर्ट का हिस्सा में शामिल हो। यानी आपको अफगान मिला, नहीं मिला, हमारा कंसर्न नहीं है। आपको अफगान मिल गया और उसके पास वैलिड वीज़ा है, लेकिन आपने उसको गलतफहमी की बात में आगे उठा के जेल के अंदर दड़बे में डाल दिया किसी फॉल्स मुकदमे में, हमारा कंसर्न नहीं है कि रोज़ की अरेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक जनरली कल्चर होता है कि कागज़ काले होने चाहिए, पता लगना चाहिए कि काम हो रहा है, रादर देन कि एक्चुअल काम किसी मीन्स टू एन एंड बन के किया जाए। हाफिज साद साहब जो हमारे कॉलीग अरेस्ट हुए थे, पहले अबडक्ट हुए, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाली गई। जब वो फाइनली सिविल जेल में मुंतकिल हुए तो वहाँ उन्होंने पाया पश्तून बच्चों, अफ़गान बच्चों को और नौजवानों को, और उनके जुर्म क्या थे। मेरे दोस्त को उठा के लेने आए तो मैंने कहा मैं भी साथ जा रहा हूँ, उसको ले गए दोनों को, भाई तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा है, तो तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम है कि तुम जो है ना किसी कलअदम तंजीम के साथ इन्वॉल्व हो, वगैरह वगैरह। आम मदरसे के बच्चे, रेडी लगाने वाले, कोई जॉब करने वाले, कोई मजदूरी करने वाले। पहले भी इस तरह की एक खौफनाक कैंपेन पाकिस्तान में चलाई गई थी। लाहौर में मैंने अपने इन 2 गुनहगार कानों से खुद गुलबर्ग शहर के अंदर के शहर के गुलबर्ग के दिल में बैठ के, वो गुलबर्ग जो कभी किसी ज़माने में महाजरीन रेफ्यूजीज़ के लिए ये पनाहगाह थी, इस गुलबर्ग के अंदर मैंने सुना कि मस्जिद से ऐलान होते हुए, मेरे साथ वाली मस्जिद से दफ्तर की, कि अगर आपके पास अफ़गान हैं किराएदार वगैरह वगैरह तो बराए करम उनको पुलिस के हवाले कर दें, वरना आप भी जुर्म के मुर्तकिब होंगे। जब ये मस्जिदों से ऐसे ऐलान हो जाए तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या पॉलिटिकल क्लाइमेट किस किस्म का है। और इस सब में भी हमारे एक्टिविस्ट और सो कॉल्ड सोशल मीडिया क्लास और सो कॉल्ड फ्री राइट्स और फ्री स्पीच और ये सब, वो अपने उसमें लगे हुए हैं, वो अपनी को साबित करने में लगे हुए हैं। जबकि लाइव ये बड़ी मज़े की बात होती है कि लिबरल्स के यहाँ ना जो सबसे बड़ा उनका कॉज होता है ना सिविल राइट्स का और सिविल लिबर्टीज़ का, वो 50 साल पहले हो चुका हुआ होता है, वो उसका मार्का लड़ जाया जा चुका होता है। ये हिस्ट्री के बारे में राइट होते हैं अक्सर, लेकिन ये करंट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में कोई जुरत नहीं रखते बात करने के लिए। मजहबी तंजीमों के अंदर कुछ जुरत थी, हमीयत और बरदराना जो एक ताल्लुक़ था अफ़गानिस्तान के भाइयों के साथ हमारे और अफ़गानों के साथ, वो क्रश कर दिया गया पिछले 15-20 सालों में।
और वो वॉर ऑन टेरर की मद में, और इतना खौफ और हिजान है मजहबी तंजीमों के अंदर अब कि वो चूँ नहीं करते, कुसकते नहीं है कि अफ़गान मसले को लेकर बात की जाए। और जनरली ओवरऑल मैं कहूँगा आप सोशल मीडिया की बरकत से इतनी बड़ी बरकत है कि जहालत को डेमोक्रेटाइज़ कर लिया गया कि अब तमाम लोग पाकिस्तान में गली कूचों में टिकटॉक के ज़रिए अफ़गान लोगों के बारे में कोई ना कोई रेसिस्ट ट्रोप, बदतमीज़ बात, खौफनाक, गैर इस्लामी, गैर अखलाकी तसव्वुर रखते हैं। और अगर आप आम रेडियो वाले से भी जाके पूछें तो कहेगा हाँ मैं वेख्या जी टिकटॉक ते वो आंदियां वीडियो अफगान, और पार्क पार्क तोड़ देते हैं। ये वाली देखी है, पार्क तोड़ देते हैं। जैसे ऑब्सेशन हमारी ऑनलाइन स्पेसेस में कि अफगान पार्क तोड़ देते हैं। पार्क से पार्क कभी सीन में से एवर कि अफगानों की वीडियोस लगाते हैं कि वो पार्क तोड़ रहे हैं, हमारा पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड, बच्चों का प्लेग्राउंड। दिस इज ऑब्सेशन ऑनलाइन। डॉग, कौन पार्क नहीं तोड़ता? हमारे यहाँ कौन सी सिविलाइज्ड कौम है? हमारे यहाँ किसको तमीज़ तहजीब है कि पार्क में कैसे पेश आना है? गटर पंजाबियों को वाकई आप नॉर्थ चले जाएं, मरी में पहाड़ियों से पूछें, जीबी चले जाएं उनसे पूछें, चित्रालियों जिससे पूछेंगे कहेंगे सबसे बुरे टूरिस्ट लाहौर से आते हैं, पंजाब के दिल से। दे हेट अस। कोई कहता है तुम लीचियाँ हमारी आके तोड़ देते हो, तो कहते थे तुम किन्नू के बाग में हाथ डाल देते हो। ये जो पेटी चपकलेशें होती हैं कौमों के दरमियान, इडियोसिंक्रेसीज ऑफ कल्चर होती हैं जहाँ पे कहीं स्टैंड ऑफ्स आ जाते हैं, स्मॉल पेटी, मैं मेरी कल्चरल वैल्यूज़ में जो है सलाम ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे उठना या बैठना चाहिए, ये हमारी सेंट्रल आइडेंटिटीज़ बन चुकी हुई हैं अब। और इसके बारे में लड़ाई की जा रही है बिकॉज द सिक आर इंचार्ज। बीमार लोग इंचार्ज हैं हमारे, एंड वो हमें भी मेंटली बीमार कर चुके हैं। अब हम पूरी तरह बीमार हो चुके हैं, जहाँ अपने तमाम जज्बात, एंगर के, डिसअपॉइंटमेंट के, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट के, कि मुझे कुछ मिला नहीं ज़िंदगी में, कुछ पाया नहीं, मैं उसको मैनिफेस्ट करके किसी अफ़गान की साथ है इसकी गलती है, ये नहीं हुआ। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं। इंटरनेशनल साइड पे आपने देखा कि एक्सचेंज ऑफ स्ट्राइक्स दोबारा एक बड़े पैमाने पे हुई, और ईरानियंस जो हैं वो अपना रिजॉल्व नहीं छोड़ रहे। अमेरिका ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के पास कोई मज़ीद लेवरेज नहीं है, बट हकीकत ये है कि प्यारे दोस्तों, ईरान के साथ कोई भी गुफ्तगू हो रही है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बात की जा रही है, ऑयल सप्लाई की बात की जा रही है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में मैंने काफ़ी देर से बात नहीं अब सुनी। दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस ईरान की जानिब से कि ईरान ने कम्प्लीटली मुद्दा शिफ्ट कर दिया। चाहे वो JCPOA का मुद्दा था ओबामा के दौर में, चाहे वो बाइडन के दौर में, ट्रंप के मुख्तलिफ अदवार में, द सिंगुलर फोकस जो होता था, और जो एक रिजीम, एक पूरी, मैं कहूँगा कि एक पूरी एक किचन कैबिनेट तैयार की अमेरिका और इसराइल के अंदर नेतन्याहू के विजन पे कि हमने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं पाने देने। दिस वाज द सिंगुलर विजन ईरान की, सेंट्रीपिटल फोर्स थी एंटी ईरान सेंटिमेंट को लेके, ख़ास तौर पे पिछले 20 सालों के अंदर। वो तमाम की तमाम एनर्जीज जो हैं वो ईरान ने वेस्ट कर दी, वो ज़ाया कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान से अब कोई सवाल न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नहीं करता। कोई बात करता था तो ईरान उस बात को गोल कर देता है, आगे पीछे कर देता है। जो मेन मुद्दा आता है, डोनाल्ड ट्रंप भी उसको जो वोकलाइज़ करता है, JD वैंस भी वोकलाइज़ करता है, वो ग्लोबल इकोनॉमी का आता है। वो आता है ऑयल सप्लाई और उसकी शॉर्टफॉल का और शॉर्टेज का, एनर्जी क्राइसिस की बात होती है, हॉर्मोज़ की डोमिनेंस और सुप्रीमेसी की बात होती है, ओमान और ईरान के सॉवरेन राइट्स पाने के ऊपर की बात होती है, गल्फ़ की हेजेमनी की बहुत बात हो जाती है, ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट की बात हो जाती है, कहीं एंड पे जाके 8वें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बात हो जाती है, ड्रोन प्रोग्राम की बात हो जाती है। सवाल भी खुद पूछते हैं, फिर जवाब भी डोनाल्ड ट्रंप खुद देता है। शहबाज शरीफ साहब खुद ही इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर खुद ही वापस लेके कहते हैं ये तो गलत स्टेटमेंट है, रिट्रैक्ट करके दोबारा क्लैरिफाई कर देते हैं। वो मुद्दे इतने 8-10 बड़े बड़े आ गए हैं, ईरान ने क्रिएट कर दिए हैं हॉरिजॉन्टल जंग के स्प्रेड को करके, रादर देन के वर्टिकली बढ़ती है इसके खिलाफ। उसने कहा सारे आ जाओ, सारे लड़ लेने ने, कि ईरान ने कामयाबी के साथ न्यूक्लियर मुद्दे को बैकफुट पर डाल दिया। अगेन इससे एक्चुअल हासिल वसूल क्या होता है? वेदर नॉट ईरान अपने सोशल पॉलिटिकल स्टिग्मास को ओवरकम करता है, अपने रिलीजियस स्टिग्मा को कि भाई ये कोई हराम है हमारे नज़दीक न्यूक्लियर वेपन, और एक्चुअल डिप्लॉयमेंट की तरफ जाता है और एक एक्चुअल आर्सनल को डेवलप करने की कोशिश करता है या अचीव करता है, एक न्यूक्लियर आर्सनल को। ये बात रिमेन्स टू बी सीन, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया के एक चौथ, एक पाँचवें हिस्से को अ, ईरान उसके तेल के ऊपर काबजा बैठा हुआ है, और ईरान उससे जो मुआवजे लेगा, जो वो चार्जेस चार्ज करेगा, वो तमाम के तमाम फंड करने में जाएंगे ईरान की प्रॉक्सीज और एलाइज को, और ईरान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के अंदर। सो ईरान अगर राउंड 1 भी हो चुका, राउंड 2 भी हो चुका, तो अगर राउंड 3 है, जो कि मेरी ज़ाती राय है ऑन द कार्ड्स, तो ईरान उसके लिए भी अब तैयार होगा। और इस ज़िमन में अब वो अपनी शो ऑफ पावर के तौर पे आने वाले फ्यू वीक्स के अंदर आयतुल्ला खामेनी के जो बचे कुचे जिस्म के हिस्से हैं, आप निशानियां हैं,
कुछ शायद शायद जसद ही उनका, शायद उनकी बॉडी भी मौजूद है, तफसील नहीं उन्होंने बताई, लेकिन उनकी वो तदफीन और जनाजे की तैयारी कर रहा है। और ज़ाहिर बात है मुहर्रमुल हराम एक मुक़द्दस महीना तो है उम्मत मुस्लिमा के लिए, बट ख़ुसूसी तौर पे ईरान के अंदर, क्योंकि वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट के तौर पे तशय्युई कम्युनिटी मनाती है, तो जैसे रमज़ान के अंदर उनको असैसिनेट किया गया और मुहर्रम के अंदर उनको दफन किया जाएगा, तो ये बहुत मतलब आप समझ ही सकते हैं किस किस्म के विजुअल्स और किस किस्म की पीआर हो गई दुनिया के अंदर, किस किस्म का किस किस्म के जज्बात रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अवाम के अंदर। तो ये एक सूरत हाल है ईरान जिसको फेस, दुनिया इसको फेस कर रही है। जी, 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएँ हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं, नहीं, नहीं सर, नहीं, 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 हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं करते। नहीं, नहीं, नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे। मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे, जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। और ईरान जो है वो पोजिशनड है, पॉइज्ड है ग्लोबल एक फोर्थ स्टेज ऑफ पावर बनने का, नॉट मिलिट्री बेसिस पे, नॉट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पे, बट जियोग्राफी, कोल्ड हार्ड जियोग्राफी, कि ईरान ने अपनी जोग्राफियाई हैसियत को इतना अच्छी तरह लेवरेज किया, इतनी तरीके से लेवरेज किया। और मैं 3 बड़ी मिसालें देखता हूँ हमारे मुसलमानों की जिसमें जोग्राफियाई लेवरेजिंग बहुत शानदार किस्म की गई है। एक आपको तुर्की की सीरिया में मिलती है, या तुर्की ने अपने आप को बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड कर दी है सीरिया में, इतनी बड़ी अपनी वो एक फुट होल्ड बना के, ये नई अहमद अल शरा गवर्नमेंट के ज़रिए। दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दे दी, ईरान ने हॉर्मूज़ का और उस गुजरगाह का कैसे इस्तेमाल किया कामयाबी के साथ। और तीसरी सबसे बड़ी मेरे दिल के नज़दीक, जब पाकिस्तान ने 80 और 90 की दहाई में सोवियत जिहाद लड़के सोवियत यूनियन की ना सिर्फ कमर तोड़ी, बल्कि अपने आप को, जो कि एक बहुत पतला मुल्क है, एक बहुत थिन मुल्क है, पाकिस्तान ने अपने आप को फिजिकल डेप्थ दी और एक नई लेबर फोर्स और एक इकॉनमी का हिस्सा अफगानिस्तान को अपना बनाया। पॉलिटिकल उसकी इंडिपेंडेंस थी, लेकिन जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थी, नई मार्केट्स और नई लेबर फोर्सेस और जो नई इनोवेटिव टेक्निक्स की शेयरिंग और टेक्नोलॉजीज़ और इवन गुड्स जो हमारे पास नहीं और उनके पास हैं एंड वाइस वर्सा, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। इस तरह की विजनरी थिंकिंग अब पाकिस्तान में शायद मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे ख्याल में ड्रैगिंग, किकिंग, स्क्रीमिंग शायद ईरान पाकिस्तान को इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर घसीटता हुआ ले ही आएगा। पाकिस्तान धक्के दुक्के बल खाता हुआ आ ही जाएगा। अल्लाह का एक फ़ज़ल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ का, एरियल सुपीरियॉरिटी का हमारा रीजन के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड ग्राउंड फोर्सेस का, कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर इस नए मशरक़ वस्ती और साउथ और सेंट्रल एशिया के पैराडाइम में टॉप 2 टॉप 3 कंट्रीज़ का ही हिस्सा बनेगा, और ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 टॉप 20 के अंदर डेफिनेटली आएगा, कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर और गेम मेकर होगा। और ये ईरान की नेगोशिएशंस में भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन क्या डू वी हैव द गम्शन, क्या हमारी लीडरशिप में वो तप्पड़ है कि वो उसको कन्वर्ट कर सकें? और नेशनल फ्रंट में मैं कहूँगा क्या हमारे पास वो लोकल ऑन ग्राउंड सेंटिमेंट है कि हम इसका कुछ बना सकें? ये रिमेन्स टू बी सीन। दुआ करते हैं इसके लिए कि खैर हो। तो लोकल और इंटरनेशनल न्यूज़ तो हम कवर करते ही हैं। एक तीसरा एक बड़ा हमने स्पेशल एक कॉर्नर बनाया, उसका हम नाम रख रहे हैं चे रिव्यू प्रोपेगेंडा रिव्यू। ये क्या चीज़ है? चे से मुराद ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जो मैंने देख ली रिव्यू। और ये जो चौहान फिल्म की कवरेज के बाद जो आप लोगों से भरपूर एक हमें फीडबैक मिला कि यार हम जानना चाहते हैं कि ये क्या क्या फ़िल्म कब कब कैसे कैसे बनाई जाती है, तो मैंने कहा क्यों ना एक आपको मैं ज़ायनिस्ट लॉबी की भी एक पेशकश दे दूँ। सिटीज़न विजिलेंटी, ये आर्मी हैमर एक एक्टर हैं जो ए लिस्ट बी लिस्ट में होते थे, यानी टॉप टीयर में होते थे, और फिर इनके ख़िलाफ़ 2-3 इल्ज़ाम धरे गए। एक, इनके ख़िलाफ़ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम धरा गया इनके कुछ कॉलीग्स और को स्टार्स की तरफ से। साबित तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी रूमर की इतनी ताकत थी कि लगता ये है कि ही डिड दोज क्राइम्स, और बदकार से आदमी लगे मुझे। दूसरा, इनकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कैनिबलिज़म यानी आदमखोरी का शौक़ रखते हैं। इनके जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उसका एक बहुत बड़ा मरकज़ जो है आदमखोरी को सेंट्रल थीम बना के, कि मैं जिस्म खाना चाहता हूँ आदमियों के। और इन्होंने इसको तस्लीम भी किया कि हाँ ये मेरी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इनके यहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो मतलब हवनक वाहियात किस्म की होती हैं। आर्मी हैमर खुद हाफ जूइश हैं,
उस मजहबी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है जूज़ फॉर जीसस, यानी यहूदी ईसा के लिए। माज़ल्ला नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो गालियाँ देते हैं ईसा इब्न मरियम और उनकी माँ, पाक पवित्र माँ को अलैहिस्सलाम। तो ये क्योंकि इनके जो जूस होते हैं अक्सर बहुत ज़्यादा इस तरह का सब्टरफ्यूज करते हैं मज़ाहिब के अंदर दाखिल होकर उल्टी सीधी बातें बना देना। ये दो यहूदी प्रोड्यूसर्स से मिल के इन्होंने ये एक फ़िल्म बनाई है। जब ये सारे इनके खिलाफ स्कैंडल हुए ना, तो ये डी लिस्टर बन गए, ई लिस्ट में, यानी बिल्कुल लो लेवल। इनको फिल्में ना मिले, इनको ऐड ना मिले, इनको ड्रामे ना मिले। ज़ाहिर बात होता है, आप इतने बकवास आदमी हो, इतने बेहुदा आदमी हो, तो लोग आपके साथ नहीं काम करना चाहते, आप कैंसिल हो जाते हैं। तो इन्होंने दो यहूदी प्रोड्यूसर्स के साथ मिलके उनके नाम इस लिस्ट में मेरे पास अभी नहीं है, मैंने वो पढ़े थे, देखे थे पहले, लेकिन वो आप उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दीजिएगा प्लीज़। दो यहूदी प्रोड्यूसर साथ मिल के उन्होंने एक करेक्टर क्रिएट किया, सिटीज़न विजिलेंटी। सिटीज़न होता है कोई किसी भी मुल्क का शहरी या फ़र्द, और विजिलेंटी वो होता है जो कानून को अपने हाथ में लेके अपने मुखालफिन को, या कानून के जो लोग मतलब नज़र में मुजरिम होते हैं लेकिन साबित शुदा नहीं होते, उनको वो खुद सजाएं देता है। यानी वो खुद जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाता है, यानी वो एक छोटी मोटी सीसीडी बन जाता है। ठीक है, सिटीजन सीसीडी नाम होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए। सिटीजन विजिलेंटी एक बुनियादी तौर पे बिल्ट इनटू इटसेल्फ। और इसको प्रमोट जब इन्होंने खुद ट्रेलर लगाया था क्रिएटर्स ने, तो 7-8 मिलियन ये फिल्म का जो लिंक लगाया था, क्योंकि फिल्म था, बाय द वे ये फिल्म मल्टी मिलियन डॉलर्स की प्रोड्यूस हुई है, लेकिन ये फिल्म फ्री टू वॉच है। बताइए बात, यानी कि ये कोई इसको फाइनेंस कर रहा है कि आप मुसलमानों और अरब के ख़िलाफ़, जनरली मुसलमानों के ख़िलाफ़ नेगेटिव, ब्राउन स्किन के लोगों के ख़िलाफ़ नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ट अप करे। ये फ़िल्म फ्री की मुहैया, हालांकि इसको मिलियन डॉलर्स लगे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर, और इस फिल्म के सिर्फ 8 मिलियन व्यूज़ थे। हत्ता कि इसकी मशहूरी भी नहीं हो रही थी, और जब लोग देखते थे कि कितनी घटिया सी फिल्म है, तो लोग इसको बंद कर देते थे। फिर आए आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हम सब के हर दिल अजीज़, आजकल आपको पता है हमारी यूथ को टेक बिलियनर्स पसंद हैं, ईलॉन मस्क साहब। ईलॉन मस्क बड़े मतलब माशाल्लाह कहीं हमारे मतलब वो उनके कफ़ील हैं, कहीं हमारे जो एक्टिविस्ट क्लास हैं जी, पाकिस्तान के बड़े बड़े लॉबियस्ट जो हैं, बड़े बड़े हमारे ट्विटर पे उनके कफ़ील में ईलॉन मस्क साहब ही हैं, उन्हीं को लाडो पारो में उन्होंने पाला हुआ है। तो ईलॉन मस्क साहब क्योंकि बड़ी रेसिस्ट और मुसलमान दुश्मन किस्म के आदमी हैं, उन्होंने ये फ़िल्म जो है, ये प्रोडक्शन हॉलीवुड मूवी, इसको उन्होंने खुद शेयर किया और उसको 8-10 मिलियन से 21 मिलियन तक ले गए। अब तो बकायदा 25 तक हो गया जब तक मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड। ये जब आप देखेंगे, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता आप ये फ़िल्म देखें, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी जो ये है कि एक रैंडम यूरोपियन शहर में एक अमेरिकन जाता है, और वो वहाँ पे एक वो अपना वो माहौल सारा वो देखता है कि जहाँ पे औरतों को स्टैब कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स जो हैं, मुहाजिरीन जो ब्राउन लोग के मुसलमान, वो कत्ल कर रहे हैं मासूम औरतों को, गोरों की, और वो मासूम औरतों के रेप और जिनसी ज़बरदस्ती का शिकार बना रहे हैं। तो उसके बदले में वो एक बहुत बड़े उसके एक बहुत बड़े सरगना को, जहाँ पे एक गैंग इस तरह के जिनसी ज़बरदस्ती का केस होता है, उसमें एक आदमी की फैमिलियों को ढूंढ ढूंढ के ना उन लोगों की उनको गोलियों से वो मारता है, खुद कानून को हाथ में लेके। एक बड़ी फ़नी साथ ने बात नोट की है कि जो क्रेडिट्स हैं उसके अंदर जो हेड गैंगस्टर है जिससे लड़ने जाता है ये, उसका नाम है अरब मॉब बॉस, यानी उस करेक्टर का फिल्म में नाम भी नहीं है। और जो खातून है जिसके खिलाफ जिनसी ज्यादती की गई, उसका नाम है रेप्ड गर्ल, दैट इज़ ऑल। यानी उस करेक्टर का भी नाम कोई है नहीं। इट डजेंट मैटर कि वो कौन थी औरत, वो एक प्लेस होल्डर है, वो एक प्लेस होल्डर है यूरोपियन रेसिस्ट जज्बात का। और जो उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट की थी, लिबरल एक्सपेरिमेंट, कि हम सब लोगों को इमिग्रेट करवा के इंटीग्रेट करके एक सांचे में फ़िट कर सकते हैं, और ख़ुद अपनी फेल्ड एक्सपेरिमेंट को मानने को तैयार नहीं है हम, तो उसका गुस्सा गरीब आवाम के ऊपर निकाल रहे हैं। और इस फिल्म को देख के इंस्पायर होकर ऑलरेडी गोरों ने बदतमीजियाँ शुरू कर दी हैं गली मोहल्लों के अंदर। तो आप ये कह रहे होंगे यार ये हॉलीवुड और ये गोरे इस तरह की फिल्में क्यों बना रहे हैं, ये तो कोई हिंदुत्वा टाइप की। क्योंकि मैंने आपको जो हकीकत बताई है कि पूरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर वही तर्ज पे, उसी तर्ज पे जिस तरह कश्मीर में हुआ है मामला, और इसराइल के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर ये मामला हुआ है, चूँकि मुसलमान चुप रहे, अरब, पाकिस्तानी, हर ज़मन में, हर दौर में, ईरान भी किसी दौर में साथ मिली बगैर, मेरा मुझे आगे मत कहना कि ईरान अकेला खड़ा हुआ है। हम सब अपने गिरबान झांक के देखेंगे तो हर मुल्क ने ऐसे ऐसे वक्त पे अपनी कन्वीनियंस पे कारनामे किए हुए कि शर्म से आदमी का सर डूब जाता है। अब ओवरऑल मुसलमान जो इन ख़ित्तों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी बेसिकली अहले गज़ा या अहले फ़लस्तीन की ज़िंदगी मेरे ख़्याल में दर्जा बदर्जा हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी भी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उस तरफ ही जा रही है, और हमें कोई फ़िक्र नहीं।
हमें कोई फिक्र कुछ पाकिस्तान में तो हम तो पैराडाइज में रहते हैं ना, हम तो जन्नत में रहते हैं। हम तो बीफ मटन खाते हैं, हम तो लाहौर फिल्म सिटी बनाते हैं, हम तो सिनेमा घर जाके पॉपकॉर्न खाते हैं। ये वो फिल्म है, इसको आप कुछ इसकी झलक दिखा दीजिएगा या क्या आप हैं। यहाँ पे बेसिकली वो कुरान, इस्लामी तसव्वुरात, मुसलमानों की एहसास पहचान, हम जैसे कुछ जिनसी दरिंदे हैं, ये सारे तस्वर, और ये कॉमन शेयरिंग के तहत हो रहा है। क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीन ओरिजिनली एक हसबरा टूल है जिसको ज़ायोनिस्ट ने डेवलप किया, दुनिया में एक्सपोर्ट किया, अमेरिकन ने उसको वॉर ऑन टेरर में अडॉप्ट किया, हिंदुत्व ने उसको अडॉप्ट किया। और अब इस वक्त मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया कमिंग आउट ऑफ यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और फ़लस्तीन और इसराइल तो था ही था, और यूएई एक और सरगना मुसलमान मुल्क जिसने खुद अडॉप्ट किया इस एंटी मुस्लिम हेट्रेड की पॉलिसी को। ये तमाम के तमाम मुसलमानों को डीह्यूमनाइज करने के अंदर लगे हुए हैं कि हमारे औरतें बच्चे भी साथ मिले हुए हैं। हमारी औरतें, फिल्म में ही दिखाया ना कि वो औरतें भी शायद दे रही होती हैं मर्दों को कि तुम जाके ये काम करो, और बड़े अजीब अजीब तस्वर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे मज़े की बात, पते की बात, ग्रूमिंग गैंग्स का इल्ज़ाम लगता किस पे और दिखाया किसको है। कहते हैं वो है कि पाकिस्तानी मीरपुर वाले लोग ये करते हैं यूके में, और दिखाए हुए वो अरब है। तो भाई उठ पटांग सी वो फिल्म है ना, उसकी कोई हिस्ट्री। और अगर आप स्टेटिस्टिक्स को निकाल के देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स के, जो जिनसी ज़्यादती और औरतों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से मज़हब या किस कौम के लोग जो हैं वो सबसे आगे हैं। और वो आप हैरान मत होइएगा कि हमारे गांधी साहब के पसंदीदा, हमारे इस्लामाबाद क्लास के पसंदीदा गोरी चमड़ी वाले मोअज़्ज़ज़ फाते हैं, वो एक ग्लोबल सेक्स और फ्लैश मार्केट चलाते हैं। नहीं मानते मेरी बात? ये कोई भी अपने करीबी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जाइएगा और गूगल कीजिएगा द वर्ड्स पॉर्न, और कोई भी पॉर्न वेबसाइट खुलेगी, और ख़ुसूसन उनके आजकल का जो शाहकार है बहुत बड़ा, ओनली फैंस, जहाँ पे पैसे दे के डेमोक्रेटाइज कर दिया कि हर बच्चा घर में बैठ के पॉर्न बना सकता है। यानी ग्लोबल फ्लैश मार्केट जो है, जिसके बारे में मशहूर है अब्यूसेस और कंसेंट के सब मसाइल इसके अंदर मौजूद होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उसको ग्लोबली यहूदी ख़ास तौर पे, बट गोरे ईसाई भी उसको चलाते हैं पूरी दुनिया के अंदर उस नेटवर्क को, और उस पर कोई चूँ तू नहीं करता। उस पर मैंने कोई फिल्म नहीं देखी कि कोई मुसलमान जाके गोलियां मार के आ जाता है उनके घर वालों को। ये एक टेररिस्ट एक्ट को ग्लोरीफाई कर रही है, कानून को हाथ में लेके मासूम शहरियों का कत्ल करना। मैं इसको एक अच्छी अलामत समझता हूँ इस सेंस में कि ये एक साइन ऑफ द टाइम्स है। मैं इसको इससे बुरा नहीं मानता, मेरे पेट में रोड नहीं पड़ता, मुझे देखना नहीं, मेरा गर्ज नहीं, लेकिन ये एक निशानी है। एक तो एक पेश गोई जो हम बार बार करते रहे 3 साल से इस प्रोग्राम में, अपने प्राइवेट लाइफ में पहले भी करते थे, एक उसका मुकम्मल होना, जिसे खुशी नहीं मिलती लेकिन कम से कम एक तसल्ली मिलती है कि यार आई एम नॉट अ फूल, हम सही सोच रहे हैं। ये एक साइन ऑफ द टाइम्स है कि अब उस ट्राइबल मेडिवल माशरत की तरफ हम वापस जा रहे हैं। ये सो कॉल्ड सेकुलर मॉडर्न ह्यूमन, द साइंटिफिक मैन, और ये सब ख़त्म है। तो ये बकवासियात अब छोड़ दें। आपकी एक ही पहचान और एहसास है, तुम सब में हम सब मुसलमान हैं। ये सो कॉल्ड ग्रूमिंग गैंग्स, उनको ये भी डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है कि ये साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग्स हैं या अरब हैं या क्या हैं, दे डोंट केयर। और इससे मुझे वो 2 एनेक्डोट्स याद आते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक, 9/11 के बाद सिखों को बहुत पिटाई बढ़ती थी अमेरिका के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे सिख भाई भी पगड़ी दाढ़ी शाड़ी बांधते हैं तो ज़रा हमारी तरह लगते हैं, पंजाबी होते हैं, डार्क स्किन्ड होते हैं, तो उन्हें समझा गया कि ये सारे उसामा बिन लादेन के कोई मुरीद हैं, शागिर्द हैं, उनकी पिटाई हुआ करती थी। उस ज़माने में मैं कहना चाहूँगा कि सिख कम्युनिटी ने एक बड़ी दिलेरी दिखाई कि वो उनको करेक्ट नहीं करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि हम मुसलमान नहीं हैं, क्यों कहते थे ये हक और सत्य की बात है, सच की बात है, तप्पड़ की बात है कि वो जिस वजह से हमें मारने आए हैं, हमारी पिटाई करने आए हैं, तो एक उसमें हमें स्टैंड लेना चाहिए, अप्रिशिएबल बात है एक ये। और दूसरी, टकर कार्लसन का मैंने एक इंटरव्यू देखा इस वीकेंड पे छुट्टी के अपने उसमें, और वो इंटरव्यू मेरी फेवरेट, सबसे खूबसूरत एंकर पूरी कायनात की, और सबसे अच्छा प्रोग्राम करने वाली, सबसे अच्छे चैनल के ऊपर हमारी मनपसंद सबकी यल्दा हकीम साहिबा ने स्काई न्यूज़ के ऊपर, यल्दा हकीम साहिबा ने स्टार्ट में टकर कार्लसन से बात करते हुए, प्रीएम्बल देते हुए एक बात कही। साथ तुमने देखा था वो इंटरव्यू? उन्होंने एक बात कही कि कई यूरोपीय ममालिक, अमरीका और यूएन अब रिकग्नाइज करता है कि फ़लस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इसका क्या मतलब है? कई यूरोपीय ममालिक और यूएन, जो वो खुदाई दर्जा अता किया जाता है हमारे कुछ मजहबी पेशवा जैसे गांधी साहब हों, या हमारे इस्लामाबाद की क्लास में कुछ फ़ौजी सिविल हजरात, कुछ सियासतदान,
तो इस खुदाई इस निगाह से, जैसे बंदगी की निगाह से देखते हैं ना कि किसी खुदाई आप हस्ती को देख रहे हो, अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, उन्होंने जेनोसाइड का अप्रूवल दे दिया। बहुत मेहरबानी, सदके जाता, थैंक यू सो मच। यल्दा हकीम जो कि खुद अफ़गान है, पाकिस्तान में पली बड़ी, इसके थ्रू गई, उर्दू जानती होंगी, पश्तो जानती होंगी, दरी जानती होंगी, उन्होंने एक खित्ता दुनिया का देखा हुआ है। वो इस तरह से वाइट वॉश हुई हैं कि वो जाके वहाँ पे वो कह रही हैं यूरोपीय ममालिक ने कहा है, अरे वाह, जेनोसाइड के बानी, जेनोसाइड के माहिर, किलिंग मशीन को परफेक्ट करने वाले, इंडस्ट्रियल किलिंग मशीन बनाने वाले, वो हमें बता रहे हैं। अच्छी बात है, वैसे कातिल को कातिल की पहचान होती है, मतलब ठीक है, लेकिन ये कब खत्म, वी हैव टू चेंज दिस। ये फिल्म, ये सिटीजन विजिलेंटी जो है, या वो क्या थी धुरंधर, या जब चौहान आ रही है, ये सब जो बकवास है, ये साइन ऑफ द टाइम्स है। इधर यू गेट विद द टाइम्स या यू गेट क्रश्ड बाय द टाइम्स। तो आज की प्रोग्राम भी और आज का चे वॉच भी मैं कंक्लूड करता हूँ कि आज के जो बड़े चे हैं वो आर्मी हैमर साहब, वो दो प्रोड्यूसर और वो डायरेक्टर साहब हैं, और तमाम वो लोग इलॉन मस्क के साथ साथ जो सिटीजन विजिलेंटी को देखेंगे। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।